हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संजना रंग में काफी काली थी। उसकी शादी के लिए जब भी लड़के वाले उसे देखने आते थे, वो घर जाकर कॉल करेंगे कहकर दोबारा मुड़कर उसके घर नहीं आते थे और कुछ तो देखते ही मना कर दिया करते थे। और इस बात से उसके माँ बाप भी बहुत परेशान रहते थे। और एक दिन जब एक बार फिर से संजना को अतुल नाम का लड़का देखने आ रहा होता है, तो उसके घर वाले संजना की शादी करने के लिए एक तरकीब लगाते हैं और संजना की जगह उसकी बहन सुमन को संजना बताकर दिखा देते हैं। सुमन संजना से बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी थी, इसीलिए अतुल देखते ही उसे हाँ कर देता है। कुछ महीनों बाद संजना की अतुल से शादी हो जाती है और जब शादी की पहली रात अतुल संजना का घूंघट उठाता है तो संजना को देखकर कहता है, तुम कौन हो और संजना कहाँ है? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ही तो हूँ संजना। ये झूठ है। मैंने अपनी आंखों से संजना को देखा है। वो बहुत ही सुंदर और गोरी है, तुम्हारी तरह काली नहीं है वो। आपने मेरी बहन सुमन को देखा होगा, पर मैं ही संजना हूँ। इसका मतलब मेरे और मेरे घर वालों के साथ धोखा हुआ है। जी ऐसा मत कहिए, आपने ही तो इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। इतना कहकर अतुल संजना को कमरे से बाहर कर देता है और अब संजना गेट पर ही सो जाती है। जब सुबह सभी लोग उठ जाते हैं तो संजना की सास सरिता अपनी बहू और बेटे को उठाने के लिए आती है और संजना को बाहर पाकर कहती है, अरे बहू, तू यहाँ बाहर क्या कर रही है? अब संजना जब पीछे मुड़ती है तो सरिता उसके काले रंग को देखकर चौंक जाती है और कहती है, अरे तू कौन है जो मेरी बहू के कपड़े पहने कमरे के बाहर सो रही थी? और मेरी बहू कहाँ है? माँ जी, मैं ही संजना हूँ। अब सरिता संजना के घर कॉल लगाती है तो वहाँ कोई भी कॉल नहीं उठाता। कुछ देर बाद सबको पता चल जाता है कि संजना को शादी के वक्त बदल दिया गया था और इसके पीछे की वजह जानने के लिए संजना की सास और पति जब संजना के घर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ताला लगा हुआ था। और अब वो सब समझ गए थे कि अतुल और उसके घर वालों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और ये सब जानने के बाद सरिता अपने बेटे से कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बहू और काली, अब इस काली बहू का क्या करे? हमें तो इसने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। करना क्या है माँ? इसे बाहर निकाल फेंको। अरे ऐसे नहीं कर सकते ना, बात थोड़ी ठंडी होने दे, फिर इसे ऐसे बाहर निकालूंगी कि कभी वापस ही ना आ पाए। ठीक है माँ। इतना बोलने के बाद दोनों माँ बेटे घर आते हैं और आकर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। और तभी वहाँ पर संजना अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर ले आती है और उन दोनों के आगे रख देती है। तभी अतुल कहता है, ये सब क्या नौटंकी है? किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में जाने की और सब सामान को हाथ लगाने की? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है तो मेरा हक है ये सब करने का। क्या कहा? तेरी पहली रसोई? तुझे क्या लगता है हम तुझ जैसी काली बहू के हाथ का खाना खाएंगे? सही कह रही है माँ। आप तो ऐसे मत कहिए ना, मैं आपकी पत्नी हूँ। ए काली लड़की, तू हमारी कोई नहीं है, समझी तू? और अतुल, इसे अभी घर से बाहर कर, मैं इसे अब और नहीं झेल सकती। हाँ माँ, अभी करता हूँ उसे घर से बाहर। इतना कहकर अतुल संजना का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर देता है। संजना रोती है और चिल्लाती है पर उसकी कोई नहीं सुनता है। अब संजना का ना तो मायके में कोई था और ना ही ससुराल में कोई था। अब बेचारी यहाँ वहाँ भूखी प्यासी भटकती रहती है। 2 दिन तक यहाँ वहाँ भटकने के बाद संजना एक आश्रम के बाहर बेहोश हो जाती है और वहाँ की कुछ औरतें उसे अंदर ले जाती हैं। जब संजना की आंखें खुलती हैं तो वो सब उससे उसके यूं दर बदर भटकने की वजह पूछती हैं और फिर संजना उन्हें सब कुछ जो उसके साथ हुआ रोते हुए बताती है। और उनमें से एक महिला जिसका नाम महक था, वो संजना से कहती है, बहन, हम सब भी तुम्हारी तरह पीड़ित महिलाएं हैं जिन्हें किसी न किसी कारण ससुराल से निकाल दिया गया है, लेकिन हम सब एक साथ रहकर अपने सारे दुख और दर्द भुलाने की कोशिश करते हैं। तुम भी हमारे साथ रह जाओ। बहन, मैं चुप नहीं बैठ सकती ऐसे। उन्होंने मुझे ये कहकर निकाला था कि मैं एक काली बहू हूँ। अब मैं अपने इसी अपमान को अपनी ताकत बनाना चाहती हूँ। बस आप मेरा साथ दे दो।
ये तो अच्छी बात है बहन, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बताओ क्या करना है? बहन, मैं बस एक छोटा सा होटल या ढाबा खोलना चाहती हूँ और अपने हाथ के खाने से अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ। ठीक है बहन, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें और संस्थाओं में बात करनी होगी और इस काम में पैसे की भी बहुत जरूरत होती है। ठीक है बहन, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अब सभी औरतें जो उस आश्रम में थीं, वो मिलकर पैसे जमा करती हैं और कुछ अधिकारियों से बातचीत करके काली बहू की रसोई नाम से एक छोटा सा ढाबा खोलती हैं, जिसमें कि संजना और बाकी की सभी आश्रम की औरतें काम करती हैं। और उस ढाबे में आए सभी लोग संजना के हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं। कुछ ही महीनों में काली बहू का ढाबा तरक्की पर पहुंच जाता है, जिसके बाद एक दिन संजना महक से कहती है, दीदी, मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ढाबे का खाना हफ्ते के 2 दिन अनाथ आश्रम में भी भेजा जाए। ये तो बहुत अच्छा रहेगा, हम कल से ही ये काम शुरू कर देंगे बहन। ठीक है दीदी। अब संजना के हाथ का बना हुआ खाना अनाथ बच्चों को भी भेजा जाता है और सभी को ये खाना बहुत पसंद भी आता है। सभी संजना और काली बहू की रसोई की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन संजना किसी काम से बाहर जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में बहुत सारे गरीब लोग सड़क किनारे भूखे प्यासे अपने बच्चों के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये देख संजना को बहुत बुरा लगता है और वो ढाबे पर जाकर महक से कहती है, दीदी, आज जब मैं वापस आ रही थी तो रास्ते में मैंने कुछ लोगों को उनके बच्चों के साथ सड़क किनारे बैठा देखा, जो कि काफी भूखे लग रहे थे। हम उनकी मदद पैसे से तो नहीं कर सकते, पर उन्हें 2 टाइम का खाना देकर तो कर सकते हैं ना। संजना, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बहुत जल्दी दूसरों को दुखों को अपना बना लेती हो। लेकिन बात ये है कि हमारे पास इतना राशन नहीं है कि हम और लोगों को खाना खिला सके, क्योंकि ढाबे से इतने पैसे नहीं आते हैं। उन दोनों की ये बातें ढाबे के काउंटर पर आया एक मोहन नाम का आदमी सुन लेता है, जो अपने खाने के पैसे देने आया था। तभी वो ये बात सुनकर कहता है, बताओ कितने पैसे की जरूरत है, मैं मदद करूंगा। आप कौन हैं और आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? मैं कुछ दिन पहले ही आपकी काली बहू के रसोई के ढाबे पे खाना खाने आया था और मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसके बाद मैंने काफी लोगों से पता किया कि ये ढाबा आखिर है किसका। तो उन सब ने मुझे आपके और आपके लाइफ के बारे में बताया कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, और मुझे आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। इसलिए मैं दोबारा खाना खाने के साथ साथ आपकी मदद के लिए भी आया था। मैं भी आपके और आपके इस आश्रम के साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं आपके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब सुनकर संजना को खुशी होती है और अब मोहन संजना और काली बहू की रसोई दोनों की मदद करता है। और अब संजना रोड पर रहने वाले उन सभी लोगों के लिए सुबह और शाम भर पेट खाना भेजा करती थी। एक दिन अतुल और उसकी माँ दोनों बाहर खाने के लिए जाते हैं और अतुल अपनी माँ से कहता है, माँ, आज ना काली बहू की रसोई में खाने चलते हैं, कुछ सुना है बड़ा अच्छा खाना मिलता है वहाँ। अच्छा जी, तू कहता है तो ठीक है, चलते हैं वहाँ। अब दोनों माँ बेटे संजना के ढाबे काली बहू की रसोई में खाना खाने जाते हैं और जब दोनों उसका खाना खाते हैं तो उन्हें वो खाना बहुत पसंद आता है और दोनों ही उस खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह अतुल, ये तो सच में बहुत अच्छा खाना है। मैंने तो आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। हाँ माँ, आपने सही कहा, मैंने भी आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। इतना कहने के बाद जब सरिता पीछे की ओर देखती है तो उसे संजना की एक बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती है, जिसके नीचे लिखा होता है, काली बहू की रसोई में आपका स्वागत है। और ये देखकर दोनों ही माँ बेटे चौंक जाते हैं और फिर जब वो वेटर से उसके बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये ढाबा संजना का ही है। और ये जानने के बाद उन दोनों को बहुत पछतावा होता है, जो भी उन्होंने संजना के साथ किया वो याद करके। और फिर दोनों माँ बेटे संजना से मिलने आते हैं और उसे माफी मांगकर उसको अपने साथ ससुराल ले जाने के लिए बोलते हैं, जिस पर संजना कहती है, ये अच्छी बात है कि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब यही मेरा मायका है और यही मेरा ससुराल। इतना कहकर संजना वहाँ से चली जाती है। वैशाली और दीपक की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है, जिसके बाद उसकी ननद विधि चौखट पर चावल का कलश रखकर वैशाली से गृह प्रवेश करवाती है और उससे बोलती है, आइए भैया भाभी, अंदर आइए।
माँ की जगह मुझे आपका वेलकम करने को मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन माँ का हक लेकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं विधि, माँ 4 धाम पर गई है, क्या हुआ अगर तुमने स्वागत किया तो? और वैसे भी माँ ने कहा था कि मुहूर्त के अनुसार ही शादी करना ठीक रहेगा। हाँ दीदी, आप बुरा मत मानिए। वैसे माँ जी कब आएंगी? भाभी, माँ को कम से कम अभी 2 हफ्ते लगेंगे। अरे मैं तो आपसे दरवाजे पर ही बात करने लग गई। आप दोनों अंदर आइए। चलो चलो जान छोटी। रुकिए रुकिए भैया, मैंने सुन ली आपकी बात। चलिए चलिए जल्दी से दीजिए। क्या दूं चुड़ैल? क्या बोला आपने? चलिए अब मुझे 5000 निकाल कर दीजिए। ओ, इतने ज्यादा? अच्छा ये ज्यादा है। चलिए 10,000 निकालिए जल्दी से। अंदर आना चाहते हैं या भाभी को यहीं खड़ा रखोगे? ले गरीब, 8000 रख। दीपक जी क्यों तंग कर रहे हैं दीदी को? मान जाइए ना। अरे ये लो पूरे हैं, अब तो अंदर आने दो। जाइए जाइए, एंजॉय कीजिए। इस तरह दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह वैशाली जल्दी उठकर साफ सफाई, पूजा पाठ और खाना बनाने जैसे सारे काम कर लेती है और चाय बनाकर वो दीपक के पास जाती है और अपने गीले बालों से उसे जगाने की कोशिश करते हुए बोलती है, दीपक जी उठ जाइए, गुड मॉर्निंग हो गई है, जल्दी से चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। सोने दो ना यार। लगता है आप ऐसे नहीं उठोगे। ये बोलकर वो दीपक के गालों पर किस कर देती है। जैसे ही वो जा रही होती है, दीपक उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और बोलता है, जान रोज मॉर्निंग किस ऐसे ही दे दिया करो, इससे मेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बन जाए। अब आपकी गुड मॉर्निंग हो गई हो तो मैं जाऊं? अभी मुझे दीदी को भी उठाना है। ये अजीब सी स्मेल कैसी? हाय, सब्जी जल गई। ये बोलकर वो चली जाती है और थोड़ी देर बाद तीनों टेबल पर ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। खाना परोसकर वैशाली दोनों से बोलती है, आप दोनों चक्कर बताइए, गाजर का हलवा कैसा बना है? शक्कर ठीक तो है ना? अरे ये क्या बनाया है? अरे ऐसा तो किसी ने नहीं बनाया हमारे घर में आज तक। लगता है ज्यादा अच्छा नहीं बना, मैं पहले ही दिन फेल हो गई। अरे अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा बना है। मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। हाँ भाभी, बहुत अच्छा बना है। पहले तो भैया मुझे ही कहते थे कि गाजर का हलवा मुझसे अच्छा कोई भी नहीं बना सकता, और अब भाभी की तारीफ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आज से पहले इतना अच्छा हलवा कभी नहीं बनाया। भैया भाभी का दिल रखने के लिए ये कह रहे होंगे। ऐसे ही एक शाम को वैशाली रसोई में आटा गूंद रही होती है, तभी डोरबेल बजती है और विधि को आवाज लगाकर वैशाली बोलती है, दीदी दीदी देखिए ना, बाहर दरवाजे पर कोई है, शायद पार्सल वाला होगा। मैं आटा गूंथ रही हूँ, आप जाकर साइन करके पार्सल ले लीजिए। जी भाभी। विधि साइन करके पार्सल ले लेती है और पार्सल को देखकर मन में बोलती है, ओह, तो भैया ने प्यारी भाभी के लिए पार्सल भेजा है, मेरे लिए तो कभी ऐसे गिफ्ट नहीं भेजा। अब भाभी की वजह से दिन पर दिन भैया बहुत बदलते जा रहे हैं। लाइए दीदी, मैं कमरे में रख देती हूँ इसे। जी भाभी। वैशाली अपने कमरे में चली जाती है, तभी दीपक भी आ जाता है और खाना खाते वक्त विधि अपने भाई से कहीं बाहर जाने के लिए बोलती है, लेकिन दीपक उसे साफ मना कर देता है। तभी वैशाली बोलती है, दीपक जी, दीदी का इतना मन है तो चलिए ना, ये मीटिंग क्लाइंट ये सब तो चलता ही रहता है, पर छुट्टी तो एक ही होती है ना, अब आप मना नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, चल लूंगा। ठीक है विधि, हम कल घूमने जाएंगे, जहाँ तुम दोनों बोलोगे वहीं, बस। थैंक यू भैया, इसने फिर से भैया से अपनी बात मनवा ली। मैंने बोला तो भैया ने साफ इनकार कर दिया और इनके कहते ही मान गए। सच में भैया बहुत बदल गए हैं। अगले दिन ही तीनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। वो लोग साथ में घूमते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। धीरे धीरे विधि को वैशाली से नफरत होने लगती है। वो खुद कुछ ना करके सारा काम वैशाली से ही करवाया करती। कुछ दिन बाद में उसकी सास बबीता घर वापस आ जाती है। वैशाली अपनी सास के पैर छूकर उसका स्वागत करती है और उसे नींबू पानी बनाकर पिलाती है। बहू, किसी ने तुझे तंग तो नहीं किया ना? नहीं माँ जी, सब बहुत अच्छे से हो गया, दोनों ने मेरा खूब ख्याल रखा। आप बताइए, आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत आनंद आया बहू, मुझे मन को शांति मिल गई। कुछ देर बाद में
रसोई में काम करते हुए अचानक से वैशाली को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। बबीता तुरंत डॉक्टर को घर बुलाती है, जिसके बाद वो आकर चेकअप करके बताती है कि वैशाली प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। दीपक भी अपनी पत्नी के लिए खट्टी मीठी चीजें और बच्चों के लिए टॉयज लेकर आता है। वक्त बीतता जाता है। वैशाली की प्रेगनेंसी को पूरे 8 महीने हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सभी साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी विधि बोलती है, भाभी कैसी रोटी सब्जी बनाई है और क्या हो गया है आपको? ऐसे तो नहीं बनाती थी, सब्जी में सिर्फ मिर्च झोंक दी है आपने। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप दही डालकर सब्जी खा लीजिए। हाँ, अब तो आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कभी दही, कभी चीनी, कभी किसी और चीज का सहारा लोगी। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। विधि, ये कैसी बातें कर रही है तू अपनी भाभी से? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? ऐसी स्थिति में वो काम कर रही है, अगर थोड़ी नमक मिर्च ज्यादा हो गई तो क्या हो गया? हाँ, मेरा ही तो दिमाग खराब हो गया है। विधि, ये अचानक ऐसा क्यों बोल रही हो? अब आप भी कह लो, सबने सुना दिया। देखा भाभी, सब आपकी वजह से मुझे कितना बोल रहे हैं। ये बोलकर वो चली जाती है तो वैशाली दोनों से बोलती है, माँ जी, दीपक जी, आप दीदी की बात का बुरा मत मानिए। हो सकता है वो किसी बात से परेशान हो, इसीलिए ऐसे बोल दिया। नहीं बहू, ये बहुत ज्यादा बोलने लग गई है। भला ऐसे कौन बोलता है? हाँ वैशाली, माँ सही कह रही है। दीपक इतना बोलकर उससे प्यार से बात करने जाता है, लेकिन कमरे के बाहर आते ही वो फिर से लड़ने लगती है और अपनी भाभी को बोलती है, भाभी, आखिर आपको चुगली करके क्या मिला? भाई बहन के बीच दरार डलवाकर आपको अच्छा लग रहा है क्या? नहीं दीदी, मैंने उनको आपके पास नहीं भेजा, वो अपने आप से गए थे। मैंने तो उन्हें बहुत रोका था। हाँ, मैं खुद आया था तेरे पास। और तू क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? तेरी भाभी ने कभी तुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी तू ऐसे कह रही है, कभी कपड़े पर, कभी कॉफी पर, और हाँ आजकल तो खाने के पीछे भी सुना रही है। अरे कभी खुद का मन करता है कि भाभी की इस हालत में मदद कर दूं। हाँ दीपक, सही कह रहा है तू। अगर तुझे कोई दिक्कत है तो तू बोलती क्यों नहीं है? लेकिन बेवजह बहू पर चिल्लाना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ माँ, हाँ, अब आप भी चिल्ला लो। अब बस आपकी ही तो कमी थी, मेरे बारे में तो कोई नहीं सोचता। जब से वैशाली भाभी आई है, इन्होंने मेरे सारे हक, सारा प्यार छीन लिया है भैया से। भैया बस इनकी ही बात सुनते हैं, मेरी नहीं। वो जो बोलती है वही होता है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैंने आप दोनों भाई बहन को कभी अलग करने के बारे में नहीं सोचा। दीपक जी, मुझे बहुत पेन हो रहा है। इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाती है, लेकिन तभी अचानक बाहर जोरों से बारिश होने लगती है और एम्बुलेंस भी बारिश में फंस जाती है, जिस वजह से वैशाली की डिलीवरी घर पर ही करनी पड़ती है। बबीता विधि से वैशाली की डिलीवरी की तैयारी करवाती है और उसे कमरे में ले जाकर बोलती है, विधि बेटा, जल्दी से गर्म पानी और कपड़ा ले आ, खिड़की दरवाजे बंद कर दे। विधि अपनी माँ की बात सुनकर वैसा ही करती है। कुछ देर बाद में डिलीवरी हो जाती है और तुरंत डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है, जहाँ डॉक्टर जच्चा बच्चा को स्वस्थ बताकर उसे कुछ जरूरी इंजेक्शन और दवाइयाँ देकर चली जाती है। तभी होश में आकर वैशाली विधि को बोलती है, थैंक यू दीदी, थैंक यू माँ जी। अगर आज आप दोनों नहीं होते तो ये राजकुमार इस दुनिया में नहीं आ पाता। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, अंत भला तो सब भला। ननद भाभी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं, साथ ही साथ सब बच्चे के साथ भी खेलने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।